शादी की रात बिल्कुल वह न हुआ जो मदन ने सोचा था। जब चकली भाभी ने फुसलाकर मदन को बीच वाले कमरे में धकेल दिया तो इंदु सामने शाल में लिपटी हुई अंधेरे का भाग बनी जा रही थी। बाहर चकली भाभी और दरियाबाद वाली फूफी और दूसरी औरतों की हंसी रात के खामोश पानियों में मिश्री की तरह धीरे धीरे घुल रही थी। औरतें सब यही समझती थी इतना बड़ा हो जाने पर भी मदन कुछ नहीं जानता, क्योंकि जब उसे बीच रात से जगाया तो वह हड़बड़ा रहा था। कहाँ लिए जा रही हो मुझे? उन औरतों के अपने अपने दिन बीत चुके थे। पहली रात के बारे में उनके शरीर शौहरों ने जो कुछ कहा और माना था, उसकी गूंज उनके कानों में बाकी न रही थी। वह खुद रस बस चुकी थी और अब अपनी एक बहन को बसाने पर तुली हुई थी। जमीन की ये बेटियां मर्द को तो यूं समझती थी जैसे बादल का टुकड़ा है जिसकी तरफ बारिश के लिए मुंह उठाकर देखना ही पड़ता है। न बरसे तो मन्नतें माननी पड़ती हैं, चढ़ावे चढ़ाने पड़ते हैं, जादू टोने करने होते हैं। हालांकि मदन कालका जी की इस नई आबादी में घर के सामने की जगह में पड़ा उसी वक्त का मुंजिर था। फिर शामत माल पड़ोसी सिप्ते की भैंस उसकी खाट ही के पास बंधी थी जो बार बार फुकारती हुई मदन को सूंघ लेती थी और वह हाथ उठाकर उसे दूर रखने की कोशिश करता। ऐसे में भला नींद का सवाल ही कहाँ था। समुंदर की लहरों और औरतों के खून को रास्ता बताने वाला चांद एक खिड़की के रास्ते से अंदर चला आया था और देख रहा था। दरवाजे के उस तरफ खड़ा मदन अगला कदम कहाँ रखता है। मदन के अपने अंदर एक घन गरज सी हो रही थी और उसे अपना यूं मालूम हो रहा था जैसे बिजली का खंभा है जिसे कान लगाने से उसे अंदर की सनसनाहट सुनाई दे जाएगी। कुछ देर यूं खड़े रहने के बाद उसने आगे बढ़कर पलंग को खींचकर चांदनी में कर दिया ताकि दुल्हन का चेहरा देख सके। फिर वह ठिठक गया जब उसने सोचा इंदु मेरी बीवी है, कोई पराये औरत तो नहीं जिसे न छूने का सबक बचपन ही से पढ़ता आया हूँ। शाल में लिपटी हुई दुल्हन को देखते हुए उसने फर्ज कर लिया वहां इंदु का मुंह होगा, और जब हाथ बढ़ाकर उसने पास पड़ी घड़ी को छुआ तो वही इंदु का मुंह था। मदन ने सोचा था वह आसानी से मुझे अपना आप न देखने देगी, लेकिन इंदु ने ऐसा न किया। जैसे पिछले कई सालों से वह भी इसी लम्हे की मुंजिर हो और किसी ख्याली भैंस के सूंघते रहने से उसे भी नींद न आ रही हो। गायब नींद और बंद आंखों का कर्ब अंधेरे के बावजूद सामने फड़फड़ाता हुआ नजर आ रहा था। थोड़ी तक पहुंचते हुए आमतौर पर चेहरा लंबूतरा हो जाता है, लेकिन यहाँ तो सभी गोल था। शायद इसीलिए चांदनी की तरफ गाल और होंठों के बीच एक सायेदार खोह सी बनी हुई थी, जैसे दो सरसब्ज और शादाब तीलों के बीच होती है। माथा कुछ तंग था, लेकिन उस पर से एकाएक ही उठने वाले घुंघरियाले बाल। जब ही इंदु ने अपना चेहरा छुड़ा लिया जैसे वह देखने की इजाजत तो देती हो, लेकिन इतनी देर के लिए नहीं। आखिर शर्म की भी तो कोई हद होती है। मदन ने जरा सख्त हाथों से पूरी यूं ही सी हूं हाँ करते हुए दुल्हन का चेहरा फिर से ऊपर को उठा दिया और शराबी सी आवाज में कहा, इंदु। इंदु कुछ डर सी गई। जिंदगी में पहली बार किसी अजनबी ने उसका नाम इस अंदाज से पुकारा था, और वह अजनबी किसी खुदाई हक से रात के अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता इस अकेली बेयार व मददगार औरत का अपना होता जा रहा था। इंदु ने पहली बार एक नज़र ऊपर देखते हुए फिर आंखें बंद कर ली और सिर्फ इतना कहा, जी। उसे खुद अपनी आवाज किसी पाताल से आई हुई सुनाई दी। देर तक कुछ ऐसा ही होता रहा और फिर हौले हौले बात चल निकली। अब चली सो चली, वह थमने ही में न आती थी। इंदु के पिता, इंदु की माँ, इंदु के भाई, मदन के भाई बहन, बाप, उनके रेलवे सेल सर्विस की नौकरी, उनके मिजाज, कपड़ों की पसंद, खाने की आदत का भी जायजा लिया जाने लगा। बीच बीच में मदन बातचीत को तोड़कर कुछ और ही करना चाहता था, लेकिन इंदु तरह दे जाती थी। इंतहाई मजबूरी और लाचारी में मदन ने अपनी माँ का जिक्र छेड़ दिया, जो उसे 7 साल की उम्र में छोड़कर दिक्या रिजी से चलती बनी थी। जितनी देर जिंदा रही बेचारी, मदन ने कहा, बाबूजी के हाथ में दवाई की शीशियां रहीं। हम अस्पताल की सीढ़ियों पर और छोटा पाशी घर में चींटियों के बिल पर सोते रहे, और आखिर एक दिन 28 मार्च की शाम, और मदन चुप हो गया। चंद ही लम्हों में वह रोने से जरा इधर और घिघी से जरा उधर पहुंच गया। इंदु ने घबराकर मदन का सर अपनी छाती से लगा लिया। उस रोने ने पल भर में इंदु को अपने पर से इधर बेगानेपन से उधर पहुंचा दिया। मदन इंदु के बारे में कुछ और भी जानना चाहता था, लेकिन इंदु ने उसके हाथ पकड़ लिए और कहा, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ जी, पर माँ बाप देखे हैं, भाई और भाभियाँ देखी हैं, बीसियों और लोग देखे हैं, इसलिए मैं कुछ समझती बूझती हूँ। मैं अब तुम्हारी हूँ, अपने बदले में तुमसे एक ही चीज़ मांगती हूँ। रोते वक्त और उसके बाद भी एक नशा था। मदन ने कुछ बेसब्री और दरिया दिली के मिले जुले शब्दों में कहा, क्या मांगती हो? तुम जो भी कहोगी मैं दूंगा। पक्की बात? इंदु बोली। मदन ने कुछ उतावले होकर कहा, हाँ हाँ, कहा जो पक्की बात। लेकिन इस बीच में मदन के मन में एक वसवसा आया, मेरा कारोबार पहले ही मंदा है,
अगर इंदु कोई ऐसी चीज मांग ले जो मेरी पहुंच ही से बाहर हो तो फिर क्या होगा। लेकिन इंदु ने मदन के सख्त और फैले हुए हाथों को अपने मुलायम हाथों से समेटते हुए उन पर अपने गाल रखते हुए कहा, तुम अपने दुख मुझे दे दो। मदन सख्त हैरान हुआ, साथ ही अपने आप पर एक बोझ उतरता हुआ महसूस हुआ। उसने चांदनी में एक बार फिर इंदु का चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ न जान पाया। उसने सोचा ये माया किसी सहेली का रटा हुआ फिक्रा होगा जो इंदु ने कह दिया। जब ही ये जलता हुआ आंसू मदन के हाथ की पुष्ट पर गिरा, उसने इंदु को अपने साथ लिपटाते हुए कहा, दिए। लेकिन इन सब बातों ने मदन से उसकी बहिमियत छीन ली थी। मेहमान एक एक करके सब रुखसत हुए। चकली भाभी दो बच्चों को उंगलियों से लगाए सीढ़ियों की ऊंच नीच से तीसरा पेट संभालती हुई चल दी। दरियाबाद वाली फूफी जो अपने 9 लखे हार के गुम हो जाने पर शोर मचाती वाविला करती हुई बेहोश हो गई थी और जो गुस्ल खाने में पड़ा हुआ मिल गया था, जहेज में से अपने हिस्से के 3 कपड़े लेकर चली गई। फिर चाचा गए, जिनको उनके जेपी हो जाने की खबर तार के जरिए मिली थी और जो शायद बदहवासी में मदन की बजाय दुल्हन का मुंह चूमने चले थे। घर में बूढ़ा बाप रह गया था और छोटे बहन भाई। छोटी दुलारी तो हर वक्त भाभी की ही बगल में घुसी रहती। गली मोहल्ले की कोई औरत दुल्हन को देखे या न देखे तो कितनी देर देखे, ये सब उसके इख्तियार में था। आखिर ये सब खत्म हुआ और आहिस्ता आहिस्ता पुरानी होने लगी, लेकिन काका जी की इस नई आबादी के लोग अब भी आ जाते। मदन तो उसके सामने रुक जाते और किसी भी बहाने से अदन चले आते। इंदु उन्हें देखते ही एकदम घूंघट खींच लेती, लेकिन उस छोटे से वक्फे में कुछ दिखाई दे जाता बिना घूंघट के दिखाई ही न दे सकता था। मदन का कारोबार गंदे बिरोजे का था। कहीं बड़ी सप्लाई वाले 2-3 जंगलों में चीड़ और देवदार के पेड़ों की जंगल में आग ने आ लिया था और वह धड़ाधड़ जलते हुए खाक सियाह होकर रह गए थे। मैसूर और आसाम तरफ से मंगवाया हुआ बिरोजा महंगा पड़ता था और लोग उसे